दुनिया भर में एप्पल के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कहाँ बनाए जाते हैं। एप्पल के आईफोन में जो प्रमोशनल इमेज होती है उसमें हमेशा समय 9:41 क्यों दिखाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं, फिर भी दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके दीवाने हैं। ऐसा क्यों है? इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एप्पल के फ़ैन हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत 3 लोगों ने की थी, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही जानते हैं, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और तीसरे व्यक्ति रोनाल्ड वाइन थे। वाइन ने अपने शेयर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक को बेच दिए थे $800 में। एप्पल कंपनी बनने के महज 12 दिन बाद। आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है। आपको बता दें कि अगर वैन उन शेयर्स को नहीं बेचते तो उनकी कीमत आज लगभग 63 बिलियन होती। एप्पल का लोगो हम आज जैसा देखते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। ये कई बदलाव के बाद ऐसा हुआ है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स फलाहार पर थे और उन्हें एप्पल बहुत पसंद था। यहीं से एप्पल के लोगो का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने सर आइजैक न्यूटन, जो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, इसे लोगो के रूप में पहली बार यूज़ किया। ये था पहला लोगो एप्पल कंपनी का। फिर इसे रेनबो कलर का किया गया, ये दिखाने के लिए कि एप्पल के पास कलर स्क्रीन कंप्यूटर था। आपने देखा होगा कि एप्पल का लोगो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक बाइक कटी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल कंपनी शुरुआती दिनों में लोगों को ये बताना चाहती थी कि ये एप्पल है, ना कि टमाटर या कोई और फल। क्या आप जानते हैं एप्पल के करंट टर्म्स एंड कंडीशन में एक बात लिखी हुई है कि आप इनके प्रोडक्ट का यूज़ न्यूक्लियर मिसाइल या बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में नहीं कर सकते हैं। और अगर बात वेपन्स की हो रही है तो आपको बता दें कि एप्पल दावा करती है कि मैकबुक इस तरह से और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके आर पार बुलेट नहीं जा सकती। That means if you are carrying MacBook on back side or front side, it can act as a bulletproof jacket। बहुत से लोगों ने बुलेट मैकबुक पर टेस्ट किए हैं और दे गॉट सरप्राइज। Guess what? बुलेट्स सच में मैकबुक के आर पार नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं एप्पल के उपकरण के आसपास स्मोकिंग तकनीकी रूप से आपकी वारंटी को निरर्थक कर सकता है। आप ये कतई ना सोचें कि एप्पल के प्रोडक्ट में कोई सेंसर होता है जो स्मोकिंग को रिकॉग्नाइज कर लेता है। एप्पल के नेटवर्थ को अगर आप डोनेट करते हैं तो दुनिया के हर इंसान को आप लगभग 6,000 रुपये से ऊपर दे पाएंगे। नेटवर्थ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2011 में इस कंपनी के पास यूएस गवर्नमेंट से अधिक टैक्स था। हमेशा से एप्पल इतनी रिच कंपनी नहीं थी। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में एप्पल के पास फंड्स की किल्लत थी
इतनी किल्लत थी कि स्टीव जॉब्स को अपनी कार बेचनी पड़ी और नीक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया था केवल फंड्स के लिए। एप्पल कई चीज़ों को बड़े विचित्र तरीके से करती है, जैसे एप्पल वॉच पर जो फ्लावर्स वॉलपेपर होते हैं वो कंप्यूटर एनिमेटेड नहीं होते हैं, बल्कि ये रियल फ्लावर्स होते हैं। एप्पल कंपनी सैकड़ों घंटे देती है इन्हें उगाने, खिलाने और रिकॉर्ड करने में। एप्पल के पास एक सीक्रेट पैकेजिंग रूम है जहां पर एप्पल प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग की जाती है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंज्यूमर जब प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करें तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल हो, यूज़र उसे कभी भूल ना पाए। तो दोस्तों, अगली बार आप अगर एप्पल प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करें तो याद रखें पैकेजिंग डिज़ाइनर ने घंटों बर्बाद किए हैं सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा महसूस कराने के लिए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोडक्ट चीन में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और यहाँ से दुनिया भर में माल पहुँचाने का 2 विकल्प हैं, शिप और एरोप्लेन। दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं एप्पल किस मोड का यूज करती है अपने प्रोडक्ट को दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए? आप में से बहुत की सोच होगी कि शिप यानी सीरी, क्योंकि ये सस्ता है और इस एप्पल के प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर भी कम असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल प्लेन से अपने प्रोडक्ट दुनिया भर में शिप करती है। ऐसा करने से वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी दुनिया के अन्य जगहों तक पहुंचा पाती है, लेकिन ऐसा करने में उसे 10 गुना अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है सी रूट के कंपैरिजन में। दरअसल एप्पल के प्रोडक्ट पर दिए गए समय का सीधा संबंध एप्पल के उस ऐतिहासिक दिन से है जिस दिन कंपनी ने पहली बार अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। स्टीव जॉब्स ने पहली बार 2007 में मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में आईफोन को लॉन्च किया था। इस लॉन्च के दौरान स्टीव जॉब्स चीज़ों पर काफ़ी बारीकी से ध्यान दे रहे थे। वे चाहते थे जब प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया जाए तो उस पर एक सटीक समय नजर आए। इसके लिए स्टीव जॉब्स ने काफ़ी प्रैक्टिस की, लेकिन समय कभी 9:41 से आगे पीछे हो जा रहा था। जब आईफोन का लॉन्च इवेंट शुरू हुआ तब आईफोन के प्रमोशनल इमेज पर 9:41 का समय दिखाया जा रहा था। जॉब ने आईफोन को पहली बार लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। जब इवेंट खत्म होने वाला था, जॉब ने 9:41 की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यही वो समय है जिसका मैं पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहा था। असल में वहां मौजूद लोगों की घड़ी की सुइयां 9:41 का समय बता रही थी। उसके बाद से ही ऐसी परंपरा शुरू हो गई। एप्पल जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, प्रोडक्ट के की नोट्स को इस तरह डिजाइन करती है कि उसे 40 मिनट के भीतर ही जारी कर दिया जाता है। अगली बार अगर आप एप्पल के लॉन्च इवेंट को देखें तो गौर कीजिएगा कि इवेंट 9 AM से शुरू होकर 9:41 AM में खत्म हो जाएगी। इसलिए एप्पल आईफोन के प्रमोशनल इमेज पर 9:41 दिखाता है। एप्पल दुनिया में सबसे पहले डिजिटल रंगीन कैमरा बनाने वाले लोगों में से एक थी। एप्पल ने iMac और iPod जैसे उत्पादों के साथ आई नामकरण का आविष्कार किया था, लेकिन सिस्को के पास एप्पल से कई साल पहले आईफोन और iOS दोनों के ट्रेडमार्क थे। सिस्को एक नेटवर्किंग कंपनी थी और एप्पल उन्हें लाइसेंस के लिए पिछले 11 वर्षों से भुगतान कर रही है।
ब्राज़ील में भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ था। वास्तव में ब्राज़ील में आईफ़ोन ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार एप्पल ने खो दिया था, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक कंपनी थी जिसे ग्रेडिएंट कहा जाता था। उनके पास आईफ़ोन की अपनी लाइन थी और इसलिए एप्पल को ब्राज़ील में आईफ़ोन बेचने की इजाज़त थी, लेकिन आईफ़ोन नाम का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार नहीं था। इसके लिए एप्पल कोर्ट गया और मुकदमा जीतने के बाद एप्पल अब ब्राज़ील में आईफ़ोन नाम का उपयोग कर सकता है। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने आईफ़ोन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया तब मंच पर दिखाए गए आईफ़ोन में प्लास्टिक का डिस्प्ले था। इसके घोषणा के बाद जब स्टीव जॉब्स ने इस फ़ोन को उठाया और उन्होंने डिस्प्ले को देखा, उन्हें महसूस हुआ कि डिस्प्ले पर फरोज था। जॉब्स ने टेक्निकल टीम को कहा, जब तक कंपनी कमर्शियली मार्केट में यह फ़ोन लॉन्च करती है तब तक यह ग्लास होना चाहिए। आईफ़ोन में पहली बार डिस्प्ले के तौर पर गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल हुआ और इसलिए एक अजीब तरह से गोरिल्ला ग्लास का जन्म था। कंपनी कॉर्निंग ने वास्तव में इस टिकाऊ ग्लास के तकनीक को 1952 में ही विकसित किया था, लेकिन एक यूजलेस वस्तु के रूप में यह ग्लास पड़ा था, क्योंकि कॉर्निंग के पास इसका कोई उपयोग नहीं था जब तक कि आईफ़ोन नहीं आया था। एप्पल अपने काम में बहुत सीक्रेसी रखती है। आप इसकी सीक्रेसी का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आईफ़ोन को पहली बार जब स्टीव जॉब्स ने घोषणा की तो यह लीक नहीं हुआ था। दुनिया को वास्तव में अचंभित कर दिया था एप्पल ने, और इसका कारण यह है कि एप्पल आंतरिक रूप से गोपनीयता को गंभीरता से लेती है। इसे कोड नाम M68 और पर्पल 2 दिया गया और एप्पल ने सुनिश्चित किया कि हार्डवेयर इंजीनियरों ने कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं देखा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने कभी भी हार्डवेयर नहीं देखा। ओरिजिनल आईफ़ोन को सौंपने के बजाय टेस्टिंग के लिए एप्पल ने आईफ़ोन के बोर्ड को सौंपा, जो ऑलमोस्ट पीसी के मदरबोर्ड जैसा दिखता था। इसमें आईफ़ोन के सारे कंपोनेंट्स थे। आप इस बोर्ड को आईट्यून्स से जोड़ सकते थे और यह एक आईफ़ोन के समान हो जाता था, लेकिन ये अंततः कैसा दिखेगा फिनिश होने पर इस पर काम कर रहे इंजीनियरों को भी नहीं पता था। क्या आप जानते हैं, पहले आईफ़ोन का वास्तव में 1983 में सपना देखा गया था। यह एक लैंडलाइन था जिसमें एक इनबिल्ट स्क्रीन थी और एक पेन लगा हुआ था। डिस्प्ले स्क्रीन पेन के स्पर्श के प्रति संवेदनशील थी, यानी आप इससे पेन की सहायता से काम कर सकते थे। लेकिन एप्पल ने इस फ़ोन का आइडिया वहीं ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यह डिवाइस उस टाइम से काफ़ी आगे की सोच थी। आईफ़ोन 75 एलिमेंट्स का उपयोग करके बनाया गया है, जो पूरे पीरियोडिक टेबल का 2/3 यानी 2/3 है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक आईफ़ोन मनुष्य को ज्ञात सभी एलिमेंट्स का यूज करके बनाया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक आईफ़ोन के अंदर आपको सोने, चांदी और प्लेटिनम की थोड़ी मात्रा मिल जाए। आईफ़ोन का टच कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी पर काम करता है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसी तथ्य पर आईफ़ोन का टच काम करता है। इसका मतलब है कि एक मृत व्यक्ति का हाथ या सिर्फ एक 3D मॉक-अप इनमें से कोई एक भी आईफ़ोन को अनलॉक करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही फिंगरप्रिंट मैच क्यों न कर रही हो। लेकिन ऑप्टिकल स्कैनर पर काम करेगा, जिन्हें हम कई फ़ोन डिस्प्ले में निर्मित देख रहे हैं। एप्पल और सैमसंग एक दूसरे पर मुकदमा करने के अपने पूरे इतिहास जाने जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर बहुत कोडिपेंडेंट हैं।
कुछ आईफोन पर OLED डिस्प्ले एप्पल यूज करती है। ये डिस्प्ले सैमसंग से लिए जाते हैं, लेकिन यह एप्पल के लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला डिस्प्ले मिलता है, और यह सैमसंग के लिए अच्छा है क्योंकि यह उनके डिस्प्ले बिजनेस को बढ़ा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि एप्पल और सैमसंग दोनों एक ही डिस्प्ले का इस्तेमाल स्मार्टफोन में करते हैं, तो आप सरासर गलत हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि एप्पल एक विचित्र कंपनी है। वो हर चीज़ पर बारीकी से काम करती है, और यहाँ OLED डिस्प्ले पर भी एप्पल ऐसा ही करती है। यह सच है कि सैमसंग इन OLED डिस्प्ले को सैमसंग के लिए बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल सैमसंग में इस्तेमाल होने वाले पैनल खरीद रहा है। सैमसंग OLED डिस्प्ले का निर्माण करेगा, लेकिन एप्पल के स्पेसिफिकेशन के अनुसार से। एप्पल के पास अपना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो सैमसंग को OLED की गुणवत्ता के लिए निर्देश देता है। और ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग अपने फ़ोन में इन डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह एप्पल आईफोन में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले का अभी भी पूरी तरह से मालिक है। आपने शायद सिरी के बारे में सुना है। सिरी एप्पल डिवाइस पर वॉइस असिस्टेंट है जो अमेजन के अलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्टाना और गूगल के गूगल असिस्टेंट के जैसा है। सिरी आईफोन, आईपैड, iMac, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी और होमपोड जैसी एप्पल के अधिकांश उपकरणों पर उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिरी को फरवरी 2010 में एक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन के रूप में जारी किया गया था, और उस समय के डेवलपर्स भी सिरी को एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी उपकरणों के लिए जारी करना चाहते थे। लेकिन 2 महीने के बाद ही एप्पल ने सिरी का अधिग्रहण कर लिया। पहली बार एप्पल ने सिरी के बीटा वर्जन के साथ आईफोन 4S पेश किया, और इसी के साथ एप्पल ने मौजूदा स्टैंड एलोन सिरी ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। सिरी की आवाज़ सुसान बेनेट नामक एक महिला की है।